शेयर बाजार को समझना कभी कभी बड़ा मुश्किल लगता है ना। बिल्कुल। मतलब ये कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती हैं, क्या कोई तरीका है इसे पकड़ने का जो सिर्फ मतलब अंदाजे या खबरों पर ना हो? हाँ बिल्कुल। और अक्सर लोग बस यही पूछते रहते हैं। आज हम एक ऐसी ही तरीके पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। जॉन जे मर्फी की एक बहुत ही फेमस किताब है फाइनेंशियल मार्केट्स का तकनीकी विश्लेषण। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। इसे तो बाइबल मानते हैं कई लोग टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में। सही। तो हमारी ये बातचीत एक ऐसे सोर्स पर आधारित है जो इसी किताब का एनालिसिस करता है, उसका सार बताता है। अच्छा। तो आज का अपना मिशन क्या है? हाँ। हम मर्फी के बताए टेक्निकल एनालिसिस के जो मूल सिद्धांत है ना, उनको समझना चाहते हैं। मतलब कंपनी की कमाई वमाई से हटकर देखना। हाँ, फंडामेंटल से आगे जाकर। बिल्कुल। ये देखना कि कैसे सिर्फ पिछले मार्केट डेटा को देखकर, मतलब कीमत और वॉल्यूम को देखकर आगे का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा नजरिया है, इसका मेन आइडिया क्या है? देखिए, मर्फी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि भविष्य में कीमतें किधर जाएंगी, इसका सबसे अच्छा इशारा वो मार्केट खुद देता है अपने पिछले बर्ताव से। हाँ। उनका कहना है कि आपको बस दो चीजों पर फोकस करना है। एक तो कीमत कैसे बदल रही है, और दूसरा कितनी मात्रा में, मतलब कितने वॉल्यूम में खरीद फरोख्त हो रही है। अच्छा, मतलब कंपनी क्या कर रही है, इकोनॉमी किधर जा रही है, वो सब उतना जरूरी नहीं। उनके हिसाब से वो सारी जानकारी कीमत में पहले से ही शामिल होती है, तो आपको अलग से उन पे सिर खपाने की जरूरत नहीं। बाजार खुद बता रहा है आपको। इसको समझने के लिए वो डॉक्टर वाला उदाहरण ठीक रहेगा शायद। जैसे डॉक्टर सिर्फ पूछता नहीं कि कैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही। वो नब्ज देखता है, बीपी मापता है, टेम्परेचर लेता है। ये सब क्या है? ये सीधे संकेत हैं आपकी सेहत के। राइट। वैसे ही टेक्निकल एनालिस्ट मानते हैं कि ये जो प्राइस चार्ट्स हैं, वॉल्यूम डेटा है, ये मार्केट की सेहत और उसकी अगली चाल के सीधे संकेत हैं। वो इन्हीं संकेतों को पढ़कर मार्केट का मूड समझने की कोशिश करते हैं। ये बात तो समझ आती है। और मर्फी का ये जो पूरा फलसफा है, ये कुछ बहुत ही मतलब बुनियादी और मजबूत सिद्धांतों पर टिका हुआ है। इनको समझना जरूरी है क्योंकि यही टेक्निकल एनालिसिस की नींव है। बताइए। पहला और शायद सबसे अहम वो है मार्केट की कार्रवाई सब कुछ दर्शाती है। मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अच्छा। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि स्टॉक की कीमत को असर डालने वाली हर चीज, हर जानकारी, चाहे वो पता हो या ना पता हो, कोई खबर, कोई डेटा, कोई राजनीतिक घटना, कोई डर, कोई उम्मीद, सब कुछ, वो सब पहले से ही उस कीमत में शामिल है। सब कुछ मतलब मुझे अलग से खबर पढ़ने की जरूरत नहीं। एक प्योर टेक्निकल एनालिस्ट के नजरिए से हाँ, उनका मानना है कि मार्केट ने वो सब फैक्टर करके ही कीमत तय की है। आपको बस कीमत को देखना है। अरे वाह। तो फिर ये जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं लोग, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं जी, वो सब। देखिए, मर्फी के सिद्धांत के हिसाब से उन सब का असर भी आखिरकार कीमत पर ही दिखेगा। तो क्यों ना सीधे कीमत का ही विश्लेषण करें। हालांकि असलियत में बहुत लोग दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मर्फी का कोर आइडिया यही है, कीमत में सारी जानकारी है। ठीक है, ये हुआ पहला सिद्धांत। और दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कीमतें रुझानों में चलती हैं। प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स। ये तो टेक्निकल एनालिसिस का बेस है, समझ लीजिए। ट्रेंड्स मतलब ऊपर या नीचे जाने का ट्रेंड। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि कीमतें ऐसे ही रैंडमली नहीं घूमती। एक बार कोई ट्रेंड शुरू हो जाता है, चाहे वो ऊपर जाने का हो, अप ट्रेंड, या नीचे जाने का हो, डाउन ट्रेंड, या फिर एक दायरे में घूमने का, साइडवेज, तो ज्यादा संभावना यही होती है कि वो ट्रेंड कुछ समय तक चलेगा। जब तक कि कोई साफ संकेत न मिले कि अप ट्रेंड बदल रहा है। तो एनालिस्ट का काम क्या है? इन ट्रेंड्स को जल्दी पहचानना और उनके साथ चलना, ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना। लेकिन ट्रेंड तो टूटते भी हैं, हमेशा तो नहीं चलते। बिल्कुल नहीं चलते। और इसीलिए तो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ट्रेंड पहचानने के बारे में नहीं है, ये ट्रेंड के बदलने के संकेतों को पहचानने के बारे में भी है। मर्फी का वो मशहूर कोट है ना, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड व्हेन इट बेंड्स। हाँ, सुना है। ट्रेंड आपका दोस्त है जब तक वो मुड़ न जाए। एग्जैक्टली। जब तक चल रहा है साथ रहो, जब मुड़ने लगे तो सावधान हो जाओ। ठीक है। और तीसरा सिद्धांत? तीसरा है, इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अच्छा, ये कैसे? ये जुड़ा है सीधे सीधे मार्केट साइकोलॉजी से, यानी बाजार में लोगों की सोच और भावनाओं से। ओके।
बात ये है कि इंसान का स्वभाव, खासकर जब पैसे की बात आती है, तो उसमें डर और लालच जैसी भावनाएं बार-बार एक जैसे पैटर्न में सामने आती हैं। और क्योंकि बाजार लाखों लोगों से बनता है, तो उनकी ये मिली-जुली भावनाएं चार्ट्स पर कुछ खास तरह की शक्लें या कहिए पैटर्न बनाती हैं। मर्फी का तर्क है कि क्योंकि इंसान की भावनाएं ज्यादा बदलती नहीं हैं वक्त के साथ, इसलिए जो पैटर्न पहले देखे गए हैं और जिनके बाद कीमत ने खास तरह से बर्ताव किया है, उनके भविष्य में फिर से दिखने और वैसा ही नतीजा देने की संभावना रहती है। ये सिर्फ लाइनों का खेल नहीं है, ये इंसानी बर्ताव को समझना है। वाओ, ये सिद्धांत तो काफी दिलचस्प है। कीमत सब बताती है, कीमतें ट्रेंड में चलती हैं और इतिहास दोहराता है खुद को, क्योंकि इंसान नहीं बदलते। तो ठीक है, अगर बाजार अपनी कहानी खुद कह रहा है, तो इस कहानी को पढ़ने के लिए, मतलब समझने के लिए, मर्फी हमें क्या टूल देते हैं, क्या औजार है हमारे पास? हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहला और बुनियादी औजार तो है चार्ट्स। ये समझ लीजिए बाजार की भाषा का विजुअल रूप है। मर्फी कई तरह के चार्ट्स की बात करते हैं। सबसे सिंपल है लाइन चार्ट, जो बस क्लोजिंग प्राइस को जोड़ता जाता है। हाँ, वो तो देखा है। फिर आता है बार चार्ट, वो थोड़ा ज्यादा बताता है, हर पीरियड का ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों दिखाता है। OHLC जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन आजकल जो सबसे पॉपुलर हैं वो हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स। कैंडलस्टिक्स, हाँ, वो जापानीज वाले। बिल्कुल। ये जानकारी तो बार चार्ट जितनी ही देते हैं, लेकिन इनका तरीका ज्यादा विजुअल है। वो कैंडल की बॉडी, उसकी बत्तियां या विक्स या शैडोज देखकर ट्रेडर्स को कीमत की चाल और खरीदारों, बेचने वालों के बीच की लड़ाई का ज्यादा अच्छा अंदाजा लगता है। हाँ, वो देखने में ज्यादा इंट्यूटिव लगते हैं। रंग से ही पता चल जाता है कि उस दिन मार्केट ऊपर बंद हुआ या नीचे। सही कहा। इसीलिए कई एनालिस्ट इन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि ये प्राइस एक्शन के पीछे की साइकोलॉजी की एक झलक सी दे देते हैं। अच्छा, तो चार्ट से हमें कीमत दिख गई। अब आपने कहा था कीमतें ट्रेंड्स में चलती हैं, तो ये ट्रेंड्स चार्ट पर कैसे पहचाने? हाँ, ये बहुत जरूरी है। मर्फी इसे काफी सीधे तरीके से समझाते हैं। अप ट्रेंड, जब कीमत लगातार ऊंचे हाई और ऊंचे लो बना रही है, जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हो, हर अगला कदम पिछले से ऊंचा। डाउन ट्रेंड, ठीक इसका उल्टा, कीमत लगातार नीचे के हाई और नीचे के लो बना रही है, जैसे सीढ़ी उतर रहे हो। और एक होता है साइडवेज ट्रेंड या रेंज, जब कीमत ना ऊपर जा रही है ना नीचे, बस दो लेवल के बीच घूम रही है। रेंज बाउंड मार्केट जिसे कहते हैं। हाँ, इनको पहचानने के लिए लोग ट्रेंड लाइनें खींचते हैं चार्ट पर, लेकिन सिर्फ लाइन काफी नहीं होती। अक्सर वॉल्यूम से भी देखना होता है कि ट्रेंड में कितना दम है। बिल्कुल सही। और ट्रेंड्स के अलावा मर्फी हमें चार्ट पैटर्न्स की एक पूरी दुनिया दिखाते हैं। ये चार्ट पर बनने वाली खास शक्लें होती हैं, जो अक्सर बताती हैं कि मौजूदा ट्रेंड या तो पलटने वाला है, रिवर्सल, या फिर जारी रहेगा, कंटिन्यूएशन। अच्छा, जैसे वो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। हाँ, बिल्कुल। हेड एंड शोल्डर्स एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न है। माना जाता है कि अगर ये अप ट्रेंड के टॉप पर बने तो डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसी तरह डबल टॉप और डबल बॉटम होते हैं, वो भी ट्रेंड पलटने का संकेत दे सकते हैं। M और W जैसे दिखते हैं वो। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरी तरफ कुछ पैटर्न होते हैं जो बताते हैं कि ट्रेंड जारी रहेगा, बस थोड़ी देर रुका है। जैसे ट्रायंगल्स, त्रिकोण, फ्लैग्स, पेनेंट्स। अच्छा। इनको पहचानना थोड़ा प्रैक्टिस का काम है, लेकिन ये मार्केट में आने वाले मोड़ का पहले से अंदाजा लगाने में बहुत मदद कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो आपने पहले भी कही थी, वॉल्यूम का क्या रोल है इन पैटर्न्स में? बहुत जरूरी रोल है। मर्फी इस पर बहुत जोर देते हैं। इन पैटर्न्स की कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कीमत एक रेजिस्टेंस लेवल तोड़कर ऊपर निकलती है, जिसे ब्रेकआउट कहते हैं। अगर ये ब्रेकआउट बहुत कम वॉल्यूम पर हुआ है तो शक करना चाहिए। हो सकता है ये झूठा ब्रेकआउट हो, लेकिन अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ये ज्यादा भरोसेमंद संकेत है कि हाँ, ट्रेंड में दम है या वो बदल रहा है। अच्छा, मतलब वॉल्यूम बताता है कि उस मूव के पीछे कितनी ताकत है। बिल्कुल, कितनी कन्विक्शन है बायर्स या सेलर्स में। ठीक है, तो चार्ट्स हो गए नक्शा, ट्रेंड्स हो गई दिशा, और पैटर्न्स हो गए संभावित मोड़। लेकिन क्या कोई और, मतलब ज्यादा मैथमेटिकल तरीका भी है मार्केट को समझने का? शायद यहाँ इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स आते हैं। हाँ, आप उन्हें मार्केट का जीपीएस कह सकते हैं कुछ हद तक। जीपीएस कैसे? देखिए, ये इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स असल में कीमत और आया वॉल्यूम के डेटा पर आधारित गणितीय कैलकुलेशंस हैं। ओके, फॉर्मूले टाइम। हाँ, समझ लीजिए, ये हमें चार्ट पर जो दिख रहा है उसकी पुष्टि करने में मदद करते हैं।
ट्रेंड कितना मजबूत है ये बताते हैं, या फिर ये बताते हैं कि कहीं मार्केट बहुत ज्यादा खरीद लिया गया ओवरबॉट, या बहुत ज्यादा बेच दिया गया ओवरसोल्ड तो नहीं है। अच्छा, अकेले शायद ये उतने काम के ना हो, लेकिन चार्ट एनालिसिस के साथ मिलकर ये हमारी समझ को और पक्का कर सकते हैं। मर्फी अपनी किताब में कई जरूरी इंडिकेटर्स के बारे में बताते हैं। कुछ जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? हाँ, कुछ बहुत पॉपुलर है, जैसे मूविंग एवरेजेस। ये तो सबसे बेसिक और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर हैं। ये पिछले कुछ दिनों की औसत कीमत दिखाते हैं, जैसे 50 दिन या 200 दिन की। ये रोज के उतार चढ़ाव को स्मूथ कर देते हैं, जिससे मेन ट्रेंड ज्यादा साफ दिखता है। इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी यूज करते हैं। अच्छा, और फिर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है, 0 से 100 के स्केल पर होता है। हाँ, ये देखा है मैंने चार्ट्स पर। या अब उछल सकता है। ओके, ये तो काम का लग रहा है। और एक और बहुत पॉपुलर है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। मैकडी। हाँ, MACD। ये भी एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है। ये दो अलग-अलग मूविंग एवरेजेस के बीच का रिश्ता देखता है। इसकी लाइनों के क्रॉसओवर या इसका जीरो लाइन के ऊपर नीचे जाना खरीदने बेचने के सिग्नल दे सकता है। ट्रेंड की दिशा, ताकत, मोमेंटम सब बताता है। तो ये सब काफी जानकारी देते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिस पर मर्फी बार बार जोर देती है, वो है कंफर्मेशन का सिद्धांत। कंफर्मेशन मतलब ये कि किसी एक पैटर्न या एक इंडिकेटर के सिग्नल पर आंख बंद करके कूद नहीं पड़ना है। ये खतरनाक हो सकता है। अच्छा, एक अच्छा एनालिस्ट हमेशा कई अलग अलग सोर्सेस से पुष्टि का इंतजार करता है। जैसे मान लीजिए डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, उसी समय RSI भी ओवरसोल्ड से ऊपर आ रहा है, मैकडी में भी बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये कई सिग्नलों का एक साथ मिलना हुआ। ये किसी एक अकेले सिग्नल से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। जैसे केस लड़ने के लिए सबूत इकट्ठा करते हैं ना, जितने ज्यादा सबूत उतना मजबूत केस। सही बात है, मल्टीपल कंफर्मेशन। बिल्कुल। तो ये सारे टूल्स, चार्ट्स, ट्रेंड्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम, ये सब मिलकर तो एक जबरदस्त टूलकिट बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मर्फी कहते हैं कि ये औजार भी बेकार हैं अगर चलाने वाले का दिमाग सही जगह पर ना हो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी किताब का एक बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पर है। अच्छा, जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हाँ, क्योंकि सबको लगता है बस चार्ट पढ़ना सीख लो, पैसा बन जाएगा। लेकिन मर्फी कहते हैं कि शायद सबसे जरूरी यही है, आपकी अपनी मानसिकता। तो इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है मर्फी के हिसाब से? अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन मतलब अपनी बनाई हुई ट्रेडिंग योजना पर सख्ती से टिके रहना, तब भी जब दिल कह रहा हो कुछ और करने को, डर लग रहा हो या लालच आ रहा हो। अनुशासन का मतलब है कि ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लो कि कितना नुकसान सह सकते हो और उस लेवल पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओ, ताकि अगर ट्रेड गलत गया तो नुकसान लिमिटेड रहे। हाँ, स्टॉप लॉस तो सुना है। और वैसे ही प्रॉफिट का टारगेट भी पहले से तय हो, ताकि सही टाइम पर प्रॉफिट बुक कर सको। ये नहीं कि लालच में बैठे रहे और जो आया था वो भी चला गया। ये सुनने में आसान लगता है, पर करने में मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। ये सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं है, ये एक दिमागी लड़ाई है। मॉफन समझाती हैं कि ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद की भावनाएं हैं। डर और लालच। हाँ, डर, लालच, उम्मीद, गुस्सा, जल्दबाजी। जब मार्केट खिलाफ जाता है तो डर लगता है, जब फेवर में जाता है तो लालच आता है। कभी कभी हम उम्मीद में घाटे वाले ट्रेड को पकड़े रहते हैं, या फिर हम सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो हमारे ट्रेड को सही साबित करे, कंफर्मेशन बायस। इन भावनाओं को पहचानना और उन पर काबू पाकर अपने प्लान पर टिके रहना, यही सफल ट्रेडिंग की कुंजी है। मर्फी रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ पैसा बचाने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखने का तरीका भी मानती हैं। ये तो काफी गहरी बात है। हाँ, और एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जो मर्फी इंट्रोड्यूस करती हैं, इंटर मार्केट एनालिसिस। इंटर मार्केट एनालिसिस, ये क्या है? ये थोड़ा एडवांस्ड लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि दुनिया के अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट, जैसे बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, सोना, तेल वगैरह, और करेंसी मार्केट, डॉलर, यूरो, ये सब अलग अलग नहीं चलते। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। अच्छा, कैसे? कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जरूर। एक क्लासिक उदाहरण है बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट का रिश्ता।
आमतौर पर जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं तो कंपनियों के लिए कर्ज महंगा होता है और निवेशकों के लिए बॉन्ड ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। तो पैसा स्टॉक मार्केट से निकलकर बॉन्ड मार्केट में जा सकता है। इससे स्टॉक मार्केट पर दबाव आ सकता है। ओके। इसी तरह डॉलर की कीमत का असर अक्सर सोने जैसी कमोडिटीज पर उल्टा पड़ता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना अक्सर कमजोर होता है और जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना मजबूत होता है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। इन रिश्तों को समझने से आपको बाजार का एक ज्यादा बड़ा होलिस्टिक व्यू मिलता है। आप सिर्फ एक पेड़ को नहीं, पूरे जंगल को देख पाते हैं। इससे आपको ऐसे सिग्नल मिल सकते हैं जो शायद सिर्फ एक मार्केट को देखने से ना मिले। तो कुल मिलाकर देखें, जॉन मर्फी की ये किताब फाइनेंशियल मार्केट्स का तकनीकी विश्लेषण, ये सिर्फ चार्ट और पैटर्न की किताब नहीं है। ये तो एक पूरी गाइड है। इसमें सिद्धांत हैं, टूल्स हैं, साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट है और ये इंटरमार्केट वाली बात भी है। हाँ, ये काफी कंप्लीट पैकेज है। पहली बार पढ़ने में शायद थोड़ी भारी लगे, लेकिन इसे लिखा काफी अच्छे और आसान तरीके से गया है। ये हमें बाजार की भाषा समझने और उसमें चलने के लिए एक ऐसा टूल किट देती है जो वक्त के साथ पुराना नहीं होता, टाइमलेस है। बिल्कुल। और हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि ये किताब कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं बताती। मर्फी खुद इस पर जोर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए एक डिसिप्लिन्ड, एक सिस्टमैटिक, एक लॉजिकल अप्रोच बनाने के बारे में है। ये सिखाती है कि मार्केट के सिग्नल कैसे पढ़ें, समझें, ताकि आप सोच समझकर फैसले लें, भावनाओं में बहकर नहीं। और ये ज्ञान सिर्फ उनके लिए नहीं है जो रोज ट्रेडिंग करते हैं। कोई भी जो बस फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट रखता है या सिर्फ ये समझना चाहता है कि ये सब चलता कैसे है, कीमतें क्यों बदलती हैं, उनके लिए भी ये सिद्धांत काम के हो सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। भले ही आप सीधे इन्वेस्ट ना करें, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक प्रिंसिपल्स जानने से आपको फाइनेंशियल न्यूज़, एक्सपर्ट्स की राय, मार्केट की चाल, इन सबको समझने का एक नया नजरिया मिलता है। आपको पता चलता है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो किस तरह सोचते हैं। ये एक जरूरी एनालिटिकल फ्रेमवर्क को समझना है जिसका पूरी फाइनेंशियल दुनिया पर असर है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये बाजार को देखने का सिर्फ एक तरीका है। अक्सर इसे फंडामेंटल एनालिसिस जैसे दूसरे तरीकों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी जॉन मर्फी के टेक्निकल एनालिसिस के सिद्धांतों पर हमारी ये कुछ विस्तार से बातचीत, जो उनकी क्लासिक किताब और उसके एनालिसिस पर आधारित थी। उम्मीद है कि इससे आपको मार्केट को देखने का एक अलग नजरिया मिला होगा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हमने बात की कि मर्फी के हिसाब से मार्केट साइकोलॉजी, यानी वो इतिहास खुद को दोहराता है वाला सिद्धांत, इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इंसानी भावनाएं पैटर्न बनाती हैं। हाँ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए, इन ऐतिहासिक पैटर्न्स को समझना, चाहे वो चार्ट पर दिखने वाले पैटर्न हो या निवेशकों के बर्ताव के पैटर्न, जैसे डर या बहुत ज्यादा उम्मीद का माहौल, ये हमें आज के मार्केट की घटनाओं को या यहाँ तक कि बड़े आर्थिक चक्रों को समझने में कैसे मदद कर सकता है? क्या अतीत की गलतियों या सफलताओं के निशान हमें आज और कल के लिए कुछ सिखा सकते हैं? सोचने वाली बात है।